हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद के में। एस्टेट एग्ज़ाम टीजीटी 2019 यानी एस्टेट का 2019 का जो टीजीटी का एग्ज़ाम हुआ था उसके या उस पेपर की हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र या चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे। यानी टीजीटी 2019 में कक्षा 6 से 8 के टीचरों के लिए जो एग्ज़ाम होता है उसका कंप्लीट सॉल्यूशन, साइकोलॉजी का जो पार्ट होता है, सीडीपी का जो पार्ट है, उसका कंप्लीट सॉल्यूशन हम इस वीडियो करेंगे। और ये जो सॉल्यूशन है, इसके जो आंसर है वो ऑफिशियल जो आंसर की है उस पर आधारित है। बिल्कुल ऑफिशियल आंसर की के अनुसार इसमें जो आंसर है वो बताए जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो ये पार्ट आपको पता है कि बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र यानी सीडीपी से संबंधित रहता है और 30 क्वेश्चन इसमें आते हैं। और हर बार एस्टेट के एग्जाम में चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी ये कंपलसरी है, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट से एग्जाम दे रहा हो। और 30 नंबर की जो साइकोलॉजी है, 30 क्वेश्चन इसमें आते हैं, तो सबके लिए ज़रूरी है और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है सीडीपी का एस्टेट के लिए। तो निम्नलिखित में से कौन सा सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण नहीं है? तो ये 4 ऑप्शन इसमें दिए गए हैं। पूछा गया है कि कौन सा सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण नहीं है। तो ऑप्शन इसमें ए है, वो इसका आंसर हो जाएगा। यानी ये सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण का एग्जाम्पल नहीं है। आर्मी अल्फा परीक्षण, शिकागो परीक्षण और रिवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स जो है, ये तीनों ऑप्शन है वो इसके एग्जाम्पल है। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तर बाल्यावस्था का काल क्या है? देखिए, जो बच्चे के जो विकास की जो अवस्थाएं बताई गई है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था, किशोरावस्था, तो इस तरह से ये जो 4 मुख्य अवस्थाएं हैं, तो इसमें संबंधित ये क्वेश्चन है। ये पूछा गया कि उत्तर बाल्यावस्था, तो बाल्यावस्था का जो टाइम है वो 6 से 12 वर्ष का होता है और उत्तर बाल्यावस्था का इसमें 9 से 12 का वैसे माना जाता है। यानी 6 से 9 पूर्व बाल्यावस्था होती है और 9 से 12 है वो उत्तर बाल्यावस्था होती है। लेकिन 9 से 12 का इसमें कहीं ऑप्शन दिया गया है, तो ये जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी उत्तर बाल्यावस्था का जो टाइम है वो 6 से 12 वर्ष का इसमें काउंट किया गया है, यानी पूरी बाल्यावस्था को इसमें ले लिया गया है। अगर इसके नज़दीक आंसर की बात करें तो 2 से 6 दिया गया है। 2 से 6 तो ये यानी 6 वर्ष से कम दिया गया, तो ये तो शैशवावस्था का ही हो गया। 4 से 7 इसमें 4 वर्ष का समय है वो शैशवावस्था का समय होता है और 7वीं वर्ष यानी 6ठी 7वीं जो वर्ष होती है वो बाल्यावस्था की स्टार्टिंग एज है। लेकिन ये उत्तर बाल्यावस्था की पूछ रखी है, 11 से 15 का तो बिल्कुल मतलब ही नहीं है, तो इसमें दूसरा आंसर है बिल्कुल सही बैठेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा टेलर द्वारा प्रदत्त सृजनात्मक स्तर सिद्धांत का चौथा स्तर है? तो देखिए दोस्तों, अगर आपको हिंदी में कुछ शब्द है वो समझ में नहीं आते तो साइड में इंग्लिश वर्जन इसका दिया गया है, ट्रांसलेट इसकी इंग्लिश में भी है, तो आप इंग्लिश वाला भी देख सकते हो। तो इसका जो सही आंसर है वो तीसरा ऑप्शन हो जाएगा, अभिनव सृजनात्मक। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा जो टेलर के द्वारा दिया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें चौथा है, ब्राउन फेरन ब्रेनर के सिद्धांत के अनुसार नियम एवं रीति रिवाज बालक के किस परिस्थिति के तंत्र के उदाहरण हैं? दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, मैक्रो तंत्र। अगला क्वेश्चन है, बुद्धि का एक प्रकार जो साधारणतः नर्तक, एथलीट, सर्जन इत्यादि में पाया जाता है, क्या कहलाता है? तो शरीर गति बुद्धि होती है, ये मूवमेंट जिसमें होता है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा किशोरावस्था का अन्य नाम नहीं है? तो बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, चौथा ऑप्शन इसमें आ जाएगा, स्फूर्ति अवस्था है। बाल्यावस्था प्रौढ़ावस्था के बीच का संधिकाल इसको कहा जाता है। समस्यात्मक अवस्था है, संघर्ष, तनाव, तो विरोध की अवस्था है। स्टेनली हॉल ने कहा था कि जो किशोरावस्था है बल, तनाव, तूफान, अकड़, इसकी अवस्था होती है। स्टेनली हॉल की परिभाषा काफ़ी इंपॉर्टेंट, कई बार शुरू में एग्जाम में स्टेट में आता रहता था, लेकिन अभी पिछले कुछ 2-3 जो एग्जाम है उसमें नहीं पूछा गया इस तरह का क्वेश्चन। और अब की बार अभी जो स्टेट का एग्ज़ाम पिछले 2 या 3 बार की बात करूं तो उसमें स्टेट के जो क्वेश्चन आते हैं वो डायरेक्ट नहीं आते, कोई ना कोई टॉपिक उसमें इनडायरेक्ट रूप से या बहुत डीपली पूछने लगे हैं, क्योंकि एग्ज़ाम काफ़ी होने लगे हैं इस बार। तो रीट के भी होते हैं, स्टेट के, यूपी टेट, एमपी टेट, सी टेट, तो बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होने लग गए थे। अब वो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछ रहे, इनडायरेक्ट रूप से काफ़ी डीपली क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो आपको अच्छे से तैयारी करने की ज़रूरत है। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की तैयारी भी इसमें मोस्ट रोल रखती है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनमें से क्वेश्चन उठा लेते हैं इनडायरेक्ट रूप से, डायरेक्ट नहीं कह सकता, इनडायरेक्ट रूप से। क्वेश्चन देखिए अगला, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि या क्षेत्र को विद्यार्थी के सह विद्यालय या सह शैक्षणिक पक्ष के अंतर्गत नहीं गिना जा सकता? तो पाठ्यचर्या जो विषय है इसको
सह विद्यालय शैक्षणिक पक्ष के अंतर्गत नहीं गिना जा सकता। बाकी सामाजिक कौशल है, अभिवृद्धि मूल्य है, सृजनात्मक कौशल है, ये तीनों इसमें ऑप्शन पॉजिटिव रहेंगे। बाकी जो सही आंसर है वो इसका चौथा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 8वां, निम्न में से कौन सा संवेगात्मक बुद्धि का तत्व नहीं है? तो पहला ऑप्शन हो जाएगा उद्यमी सामर्थ्य, ये इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। आत्म अभिप्रेरणा, परानुभूति, संबंधों को संचालित करना, ये इसके संवेगात्मक बुद्धि के तत्व हैं। बाकी उद्यमी सामर्थ्यता ये इसमें नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, व्यक्तिगत समायोजन की प्रत्यक्ष विधि कौन सी है? शोधन, प्रक्षेपण, प्रतिगमन, बाधा निराकरण। तो इसमें ऑप्शन डी है, तो ये सही हो जाएगा, बाधा निराकरण। ये इसकी प्रत्यक्ष विधि व्यक्तिगत समायोजन की, बाधा निराकरण। अगला क्वेश्चन देखिए, पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, विलियम वुंट ने की थी। मनोवैज्ञानिक पहली मनोविज्ञान की जो प्रयोगशाला है विलियम वुंट इनका पूरा नाम है। तो वुंट चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, इसको वुंट नाम दिया गया, ये विलियम वुंट इसका पूरा नाम है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जीन पियाजे द्वारा, तो जीन पियाजे मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर है स्टेट के लिए, सीटेट के लिए, किसी भी टेट एग्जाम के लिए। तो जीन पियाजे या संवेगात्मक विकास की जो अवस्थाएं हैं, जीन पियाजे की अवस्थाएं हैं, उनको बोलते हैं। तो इसका कोई ना कोई क्वेश्चन हर बार डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से जरूर आता है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर रहता है ये स्टेट के एग्जाम के लिए। एक क्वेश्चन हर बार हर प्रकार के पेपर में, या लेवल 1, 2 या 3 की बात करें तो हर लेवल में इसका क्वेश्चन आता है। तो इसकी 4 अवस्थाएं होती है, संवेगात्मक क्रियात्मक अवस्था, दूसरा मूर्त सक्रियात्मक, अमूर्त सक्रियात्मक और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो इस तरीके से 4 इनकी जो अवस्थाएं वो होती है। तो इसमें ये पूछा गया है कि कौन सा विकल्प जीन पियाजे द्वारा प्रदत्त मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की विशेषताओं को दर्शाता है। और इसका जो टाइम है, समय है, वो 9 से 11 साल का रहता है। यानी इसका मूर्त संक्रियात्मक की अवस्था है वो 9 से 11 वर्ष का समय इसमें लिया गया है। और अमूर्त यानी इसका समय होता है 11 से 15 या 11 से बाद का। तो इसमें मूर्त संक्रियात्मक की अवस्था को दर्शाता है। इसमें ऑप्शन तीसरा है वो आ जाएगा, यानी बालक अपने परिवेश को सांकेतिक रूप से दर्शाना आरंभ करता है। तो ये इसका सही हो जाएगा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का। तो तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आगे देखिए, अच्छे समायोजन की विशेषता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सहनशीलता, आत्मविश्वास में कमी, संवेगात्मक स्थिरता, अनियमित दिनचर्या। तो अच्छे समायोजन की विशेषता होती है सहनशीलता। आत्मविश्वास में कमी नहीं है, संवेगात्मक स्थिरता दे दी यहाँ पे, तो और अनियमित ये नेगेटिव चीज़ आ गई सारी की सारी। तो पहला ऑप्शन है सहनशीलता, बिल्कुल पॉजिटिव आंसर है अच्छे समायोजन की। अगला है, एक विद्यार्थी खुद के बारे में जाने गए कुछ शब्दों जैसे बाघ, कुत्ता, शेर, तेंदुआ इत्यादि के आधार पर एक नया शब्द सीखता है। यानी इसको हम कह सकते हैं पहले जो सीखा गया कुछ उसका ज्ञान है वो नए ज्ञान के साथ उसको जोड़ता है, या उसको एक प्रकार से फायदा मिलता है, इसका लाभ मिलता है पुराने ज्ञान से नए ज्ञान को सीखने में। मांसाहारी पशु इत्यादि, इस प्रकार के सीखने को क्या कह सकते हैं? संयोगात्मक, अधीनस्थ, सहसंबंधात्मक और महाकोटि सीखना। तो इसमें देखिए इसमें तीसरा और चौथा ऑप्शन थोड़ा सा आपस में कन्फ्यूजन वाला है। सहसंबंध भी इसमें है, लेकिन महाकोटि सीखना इसको नाम दिया गया है, सुपर ऑर्डनिंग इसको नाम दिया गया है। यानी वो पुराने ज्ञान के आधार पर नया शब्द सीख लेता है। अब इसमें देखिए कुछ सीखा किस प्रकार से, इसने क्वेश्चन को दोबारा समझने की कोशिश कीजिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन इसमें दिया गया है। हालांकि ये ऑप्शन भी इसमें ठीक बैठता है, लेकिन ये यहाँ क्यों ठीक नहीं है इसका हम बारे में बात करते हैं। यहाँ ये कहा गया है कि एक विद्यार्थी खुद के द्वारा जाने गए कुछ शब्दों जैसे बाघ, कुत्ता, शेर, तेंदुआ, ये चारों देखिए जानवर किस प्रकार के हैं। ये चारों ही मांसाहारी जानवर हैं और इन सब के आधार पर एक नया शब्द सीखता है, मांसाहारी पशु। यानी ये चारों जो जीव हैं वो मांसाहारी की श्रेणी में आते हैं कि ये बाघ, कुत्ता, शेर, तेंदुआ मांसाहारी पशु होते हैं। तो इस चीज़ को उसने सीख लिया, यानी उसने संबंध तो बनाया है, लेकिन किस प्रकार का सीखा है उसने? महाकोटि सीखना। तो इसको एक प्रकार से अलग कैटेगरी के आधार पर उन्होंने इस ज्ञान को धारण किया है। बालकों की यह समझ है कि चाहे वे किसी अन्य लिंगधारी जैसे कपड़े, बालों की स्टाइल अपना ले तो भी उसका स्वयं का लिंग नहीं बदलेगा। बालकों की इस प्रकार की समझ को क्या कहा जाता है? अब देखिए कहता है कि बालकों की यह समझ है कि चाहे वे किसी भी अन्य लिंगधारी जैसे कपड़े, यानी अपने से अपोजिट लिंग के व्यक्ति की पहचान के आधार पर उसके वो अपना जो हेयर स्टाइल चेंज कर ले, कपड़े पहन ले, लेकिन उसका खुद का लिंग
का जो चेंज है वो नहीं होगा कपड़े पहनने से या बाल बनाने से या कुछ जिसको हम कह सकते हैं आजकल अपने आप को नया लुक देने से उसका खुद का जो लिंग है वो चेंज नहीं होगा। और ये मतलब बच्चों में किस प्रकार की समझ इसमें विकसित होती है, क्या कहा गया है, तो लिंग संगतता इसको नाम दिया गया है। ठीक है, तो लिंग पहचान भी नहीं कह सकते, लिंग स्तरता भी, लिंग रूढ़िबद्धता भी इसको नहीं है, लिंग संगतता इसको नाम दिया गया है। तो अगला क्वेश्चन है, मैंगलोरिज्म प्रकार के मानसिक मंदता पूर्ण बालकों का लगभग बुद्धि स्तर क्या होता है। तो ये अलग ही प्रकार की जो श्रेणी है उनका जो बुद्धि लब्धि का स्तर है, मानसिक या वास्तविक आयु या जो आईक्यू का स्तर होता है बच्चों का, वो होता है 20 से 25 के बीच में। तो बुद्धि लब्धि का टॉपिक ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है हर बार, कभी स्टर्न के अनुसार, कभी बर्नर के अनुसार, कभी किसी व्यक्ति के अनुसार, यानी अलग अलग साइकोलॉजिस्ट की जो बुद्धि लब्धि की सोच है, इनकी जो कैटेगरी है उनके आधार पर कई बार प्रश्न आ जाता है कि इस व्यक्ति के अनुसार इस प्रकार के व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि क्या होती है, या इतने से इतने के बीच में जो बुद्धि लब्धि है वो किसने मानी है। तो ये अलग क्वेश्चन आ जाता है। अगला क्वेश्चन है, थ्रस्टन द्वारा बुद्धि के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है। तो प्राथमिक मानसिक क्षमताएं, ये थ्रस्टन की देन है। तो इस प्रकार के बुद्धि लब्धि के लिए, बुद्धि के लिए प्राथमिक मानसिक क्षमताएं शब्द का प्रयोग थ्रस्टन के द्वारा किया गया है। तो या ऐसे भी क्वेश्चन इसको चेंज करके ही पूछ सकते हैं, प्राथमिक मानसिक अक्षमताएं शब्द बुद्धि के आधार पर किसने दिया है या बुद्धि के लिए किसने दिया है, तो थ्रस्टन ने दिया है। अगला है, नई सूचनाओं को पूर्ववर्ती विद्यमान मानसिक संरचना में व्यवस्थित करना क्या कहलाता है। तो इसको बिल्कुल, ये तो बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, काफ़ी बार आया हुआ है, आत्मसात करना इसको एसिमिलेशन इसको बोलते हैं इंग्लिश में भी। तो यहाँ से भी इसको समझा जा सकता है आसानी से। अगला है, कौन सा अभिप्रेरणा का घटक नहीं है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अभिप्रेरणा का मतलब वो एक प्रकार से मोटिवेशन से लिया गया है। तो यहाँ पे आवश्यकता है, अंतर्नोद है, प्रोत्साहन है। तो लेकिन रटन समृद्धि है, ये इसमें नहीं आएगा। तो बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है ये तो। अगला चौथा क्वेश्चन देखिए, अपने शिष्य के संवेगात्मक विकास के लिए अध्यापक को चाहिए कि, ये तो मतलब सीडीपी लेवल का क्वेश्चन है बिल्कुल, क्योंकि चाइल्ड सेंटर्ड प्रोसेस है और साइकोलॉजी कहती है कि बच्चे को केंद्र बिंदु मान करके उसको शिक्षा दी जाए, यानी बिल्कुल छात्र केंद्रित शिक्षा पद्धति की बात कर रहा है। तो अपने शिष्य के प्रति प्रेम स्नेह की भावना से उसको साथ काम करें, या शिष्य के प्रति प्रेम और स्नेह का भाव उसमें होना चाहिए। तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही आ जाएगा। अगला देखिए, कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास की एक ऐसी अवस्था जिसमें कोई व्यक्ति अपनी नैतिकता को वर्तमान में प्रचलित सामाजिक मानदंडों या नियमों के अनुसार आंकता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें नैतिकता का परंपरागत स्तर इसको बताया गया है। तो ये इसमें सही हो जाएगा। नैतिकता की कौन सी, नैतिक विकास कोहलबर्ग का प्रश्न भी काफ़ी बार आता है, जीन पियाजे का बहुत बार आता है। तो ये कुछ टॉपिक है इंपॉर्टेंट जो हर बार रिपीट हो रहे हैं आजकल। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा बाल्यकाल का एक अन्य नाम नहीं है। बाल्यकाल का अन्य नाम नहीं है, गिरोह से पहले की आयु, यानी बाल्यकाल का अन्य नाम नहीं है। प्रारंभिक विद्यालय आयु है, स्फूर्ति आयु है, गिरोह या दल आयु है। ये पूछा है गिरोह से या दल से पहले की आयु। ठीक है, तो ये पहले की आयु तो वो हो जाएगी शिशुअवस्था हो जाएगी इसकी। लास्ट क्वेश्चन सॉरी, निम्न में से कौन सी रक्षात्मक युक्ति नहीं है। रक्षात्मक युक्ति नहीं है, तो इसका आ जाएगा तीसरा और चौथा ऑप्शन में बात करते हैं एक बार, औचित्य स्थापन और सहचार्य। ठीक है, तो इसमें थर्ड जो ऑप्शन है वो भी लगभग इसमें बात में मैच कर रहा है, लेकिन जो इसका सही आंसर वो हो जाएगा, वो फोर्थ आंसर हो जाएगा। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और तीसरा इसमें यहाँ से इसके हिसाब से कट हो जाएगा। लेकिन इनमें से कौन सी रक्षात्मक युक्ति नहीं है, तो सहचार्य है, ये इसमें नहीं आएगा। तो आई होप आप लोगों के लिए स्टेट टीजीटी 2019 साइकोलॉजी के सीडीपी के जो क्वेश्चन थे एक ऑफिशियल आंसर की के साथ आपसे शेयर किए गए हैं। अगर आपको इसमें किसी भी क्वेश्चन में डाउट लगता है या कन्फ्यूजन लगती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर दें। और स्टेट सीरीज़ के जितने भी हमारे प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन पेपर हैं उनका सॉल्यूशन हम आपको दे रहे हैं। इसमें पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 तीनों ही लेवल के क्वेश्चन पेपर को हमने खासकर साइकोलॉजी के हिंदी ग्रामर या हिंदी व्याकरण के जो क्वेश्चन है और सब्जेक्ट स्पेशल हिंदी की बात करें तो हिंदी के जो 60 नंबर का सब्जेक्ट का पार्ट आता है उसका सॉल्यूशन हम पार्ट 2 और पार्ट 3 का जो पेपर होता है आपका यानी लेवल 2 और लेवल 3 की बात करें बीएड और पीजी टीचर के लिए
तो उसका कंप्लीट सोल्यूशन हम आपको स्टेट तक करवाने की कोशिश करेंगे, ताकि पिछले प्रीवियस ईयर के 4-5 पेपर जो हुए हैं उनका कंप्लीट सोल्यूशन आपको दे दें, उसकी रिवीजन आपकी हो जाए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि पिछले 3-4 साल में जो क्वेश्चन आए होते हैं तो मोस्टली क्वेश्चन उनमें से कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट या डायरेक्ट रूप से पूछ लेते हैं। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को पढ़ना, उनको समझना हमारे लिए अति आवश्यक है। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो आप कर ही दें। इससे हमें क्या है, एक प्रकार से मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि जितना हमारा परिवार बड़ा होगा, हमारे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, हमें उतनी ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी आप लोगों से। तो थैंक यू, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।